अपनी बात को आप पूरा कीजिएगा, लेकिन कुमार विश्वास के नाम को लेकर, और कुमार विश्वास राजनीति में ज्यादा रुचि रखते नहीं है। हालांकि इससे पहले आम आदमी पार्टी में उन्होंने जो भूमिका निभाई, लेकिन उसके बाद से लगातार वो सामाजिक कार्यों में ज्यादा मुखरता के साथ नजर आए हैं, एक्टिवनेस के साथ नजर आए हैं। हालांकि उनकी तरफ से कभी कहा नहीं गया कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन अगर बीजेपी कहीं से उन्हें उतारती है, खासतौर पर मेरठ से, तो इसका आने वाले समय में क्या प्रभाव रहेगा? मैं इसका जो जवाब है वो रजा रिजवी से लेना चाहूंगी। निकिता, मैं आपके पास लौटूंगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। रजा रिजवी जी, आवाज मिल रही है आप तक? रजा जी मैं लौटूंगी आपके पास, आपकी तकनीकी खामियों के कारण आवाज नहीं मिल पा रही है। रजा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अनम्यूट कर लें, ताकि आपकी आवाज जो है या फिर जो आपका जवाब है वो दर्शकों तक पहुंच पाए। शायद गलती से आपने म्यूट कर दिया है। हाँ, आवाज आ रही है जी, अब बेहतर तरीके से आवाज मिल रही है, अपनी बात आप रखिएगा। आपने जो मेरठ की बात की है, तो मेरठ में राजेंद्र अग्रवाल जी वहां से भारतीय जनता पार्टी की जीते थे, जो 5,86,784 वोट पाए थे। और उसमें मोहम्मद याकूब वहां बसपा से लड़े थे, वो 5,81,456 वोट पाए थे। यानी राजेंद्र अग्रवाल कुल 4,729 वोट से जीते थे। यानी मेरठ में जो कैंडिडेट बीजेपी का जीता है वो 5,000 से भी वोट से नहीं जीता है, 4,729 वोट से जीते हैं वहां। और बसपा के मोहम्मद याकूब पाए थे 5,81,000। हेलो जी जी रजा जी। और हरेंद्र अग्रवाल जी पाए थे वहां जो है कांग्रेस से 34,479 वोट पाए थे, जबकि नोटा भी दबा था वहां, नोटा जो है 6,316। हाँ। तो अब जाहिर सी बात है कि मेरठ की सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कमजोर है। लेकिन अब यहां मैं एक बात और सोच रहा हूं कि भाई वीके सिंह जो गाजियाबाद से, वो जानते हैं कितना वोट पाए थे? 9,44,503 वोट। इतना वोट तो उत्तर प्रदेश में कोई पाया ही नहीं। इवन प्रधानमंत्री को इतना वोट नहीं मिला। बिल्कुल रजा जी, और ये भी याद है कि गाजियाबाद से जो उस वक्त जनरल वीके सिंह ने रिकॉर्ड मतों से, और उन्होंने प्रधानमंत्री को खाली 6,73,453 वोट मिले, कुल 6,73,453 वोट मिले। लेकिन जीत का अंतर उनका ये था कि 4,79,505 वोट से प्रधानमंत्री जीते थे। और वीके सिंह जो है वो 9,44,503 वोट पाए थे, और जीते थे वो 5,01,500 वोट से। यानी इतना 9 लाख लगभग 9.5 लाख वोट पाने वाले कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी अपने अरुण सिंह को, जो उनके महासचिव है, राज्यसभा से भेज दो भाई। अरुण सिंह को गाजियाबाद से लड़ाने के लिए बताया जा रहा है। हमारी बहन बता रही थी कि शायद अरुण सिंह को वहां से मिलेगा। अरे जो आदमी इतना वोट निकाल के लेकर आया गाजियाबाद से, उसको आप बदल रहे हैं, ये क्या बात है भाई? मैं तो समझ नहीं पाता हूँ कौन सी राजनीति की धुन पे जा रही है। आकलन हम करने की कोशिश करें। मनीष अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष अग्रवाल जी, आपको क्या लग रहा है और आप किस तरीके से इसे देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से रजा रिजवी जी ने भी अभी जिक्र किया कि जनरल वीके सिंह का टिकट काटकर क्या संदेश देना चाहते हैं अरुण कुमार को यहाँ पर लड़ाकर। देखिए, किसी के टिकट काटने की बात नहीं है, जिम्मेदारियां चेंज करने की बात है। अभी आपने देखा होगा कि भाजपा ने दिल्ली में भी 4 टिकट बदले। मीनाक्षी लेखी जी का टिकट बदला, तो क्या मीनाक्षी लेखी जी काम अच्छा नहीं कर रही थी? काम जनरल वीके सिंह, मीनाक्षी लेखी जी सब अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो परिवारवाद की राजनीति है उसको ओवरकम करने के लिए जो सांसद 2 बार या उससे अधिक बार रह चुके हैं, ये भाजपा की एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है कि नए लोगों को मौका देना चाहिए, नेतृत्व परिवर्तन करते रहना चाहिए और नई ऊर्जा को शामिल करना चाहिए। वही ऊर्जा का परिपेक्ष आपको यूपी की सेकंड लिस्ट में दिखेगा। और भाजपा इसके लिए भी मशहूर है कि जो कयास हम लोग लगाते हैं, जो नाम चलते हैं, वो नाम कभी नहीं आते हैं। तो आप देखिए, कुछ चौंकाने वाले नाम होंगे, लेकिन जनरेशनल चेंज आना चाहिए राजनीति में, स्थिरता नहीं आनी चाहिए। और जो लोग सक्षम है उनका और बेहतर उपयोग करना चाहिए राजनीति में, जैसे जनरल वीके सिंह है या और भी लोग हैं। उनके लिए कुछ और आयाम खुलने चाहिए, उन्हें पार्टी के विस्तार में काम करना चाहिए। आपने देखा होगा कल हरियाणा में इतना बड़ा बदलाव करा भाजपा ने, तो और लोगों को मौका मिलना चाहिए। यही विपक्ष में कमजोरी है कि विपक्ष के वहां वही नेता बार बार आते हैं। आप कल देखिए, अखिलेश यादव जी ने जो एमएलसी डिक्लेयर करे, 2 एमएलसी दोनों आजमगढ़ से हैं। वो एक सीट को मजबूत करने के लिए 2 एमएलसी एक ही जगह से दे रहे हैं।
उनका राज्यसभा प्रत्याशी जो है तीसरा वो हार जाता है इस वजह से कि पीडीए का कैंडिडेट नहीं होता। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए भाजपा अपनी सीटों पर मंथन कर रही है और जो सेकंड लिस्ट आएगी उसमें आपको वाकई में कुछ नाम ऐसे दिखेंगे जो बदलाव के लिए होंगे, जो लोगों के लिए और बेहतर काम कर सकते हैं, जिनमें नई ऊर्जा होगी, जो पार्टी को और नई ऊंचाइयों तक ले जा सकेंगे। और जो पुराने लोग हैं उनका और अच्छा इस्तेमाल कैसे करा जा सकता है और जिम्मेदारियां उन्हें नई कैसे दी जा सकती है, जब उनसे ये दायित्व हटेगा तो उन्हें नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी। ठीक है रजा रिजवी जी, लेकिन ये एक विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी हो जाता है कि बीजेपी, जैसा कि अभी मनीष अग्रवाल ये बता भी रहे थे कि बीजेपी तमाम ऐसे फैसले भी लेती है, बदलाव भी करते हैं जो हम अटकलें लगाते रह जाते हैं, लेकिन नाम कुछ और निकलकर सामने आते हैं। और ये हमने देखा भी है छत्तीसगढ़ में जब सीएम बना भजनलाल शर्मा, जब राजस्थान के सीएम बनाए गए तो हमने वो देखा भी है और यही कुछ आगे भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ऐसे नामों को रखा जाएगा तो ये विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती हो जाएगी कि भाई आप इनके आगे कौन सा कैंडिडेट खड़ा करे जो कम से कम टक्कर तो दे पाए। देखिए, ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक माहौल जो है वो देश में बना हुआ है और विपक्ष को उसको घेरना है, विपक्ष को उसको तोड़ना है। अब विपक्ष किस सहारे तोड़ती है? भारतीय जनता पार्टी जब कोई बड़ी गलती करेगी तो उसका विपक्ष फायदा उठा करके फायदा ले सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि कोई हमसे ऐसी गलती ना हो कि जिससे हमारा जो है लोकसभा 2024 का लोकसभा का चुनाव जो है कमजोर पड़ जाए। अब कैंडिडेट जहां भी उतर रहे हैं वो कैंडिडेट अभी देखिए, इसीलिए बहुत समझदारी से भारतीय जनता पार्टी भी, कांग्रेस भी, समाजवादी पार्टी भी अभी बहुत समझदारी से कैंडिडेट को उतार रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी जो इतनी बड़ी पार्टी है, जो कहती है कि हम 400 से ऊपर जाएंगे और ऊपर वाला करे भी, भाई ऊपर वाला करेगा, अगर कैंडिडेट ठीक से आएंगे तो जा भी सकता है। तो 400 ऊपर की जब बात कर रहे हैं तो अभी आपने 195 ही जो है मेंबर्स जो है वो डिक्लेयर किए हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं ये बात आम जनता ये समझती है कि भाई जल्दी जल्दी सीट घोषित करो, आम जनता मन बनाए, मन बना के किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, उसके लिए वो अपना वो तैयारी करे। अच्छा, दूसरे इतना कम टाइम मिलेगा प्रत्याशी को कि वो पूरे लोकसभा में उसको घूमना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा एक 5 विधानसभा को मिला के लगभग एक लोकसभा होती है। तो इतने कम टाइम में वो कैसे जो है वो हर गांव पूर्वे पुरखे तक पहुंच सकेगा? तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और प्रत्याशी का भी अपना वोट होता है और पार्टी का तो वोट होता है, और जाहिर सी बात है कि जिस पार्टी के मुखिया लोग होते हैं उनके भी अपने वोट होते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा सुझाव आपके इंडिया न्यूज से है कि प्रत्याशियों का जल्दी से जल्दी कैंडिडेट का नाम आना चाहिए, लेकिन हमें लगता है वो तो हम सब दिखाई देंगे जब में घोषित किए जाएंगे, तो वो तो हम सबसे पहले दिखाते ही है। लेकिन रजा जी ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ना ऐसे समय पर, क्योंकि अब जब आपने बताया कि समय कम मिलेगा कैंडिडेट्स को, लेकिन कुछ ऐसी सीटें होती है जहां पर व्यक्ति के आधार पर लोग वोट करते हैं कि उनका सांसद अगर ये है, उनका पसंदीदा सांसद अगर उतर रहा है तो फिर उसको वोट दिया जाता है और उसके आधार पर लोग वोट करते हैं। कुछ होते हैं जो क्षेत्रीय राजनीति पर निर्भर करता है और कुछ होते हैं जो जातीय राजनीति पर भी निर्भर करता है। तो उसके आकलन के हिसाब से भी काफी महत्वपूर्ण है कि एक ही कैंडिडेट को उसी आकलन के हिसाब से उतारा जाए। देखिए मनीषा जी, आप बिल्कुल सही कह रही है कि जो बड़े हैं जैसे राजनाथ सिंह है, चाहे जब उनको उतार देते, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनको चाहे जब 4 दिन पहले उतार देते कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे अमित शाह हैं उनको 5 दिन पहले उतार देते कोई दिक्कत नहीं थी। तो कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको 1 दिन पहले या 4 दिन पहले भी आप उतारेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और आजकल मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतनी हावी है कि मिनटों सेकंडों में पूरे देश दुनिया में खबर पहुंच जाती है। ये 15-20 साल पहले जब इलेक्ट्रॉनिक चैनल नहीं था, 25 साल पहले जब सोशल मीडिया नहीं थी, तब दिक्कत होती थी। अब तो बहुत तेजी से जो है चीज वायरल होती है और पता चल जाती है बहुत तेज। तो आपकी जो चुनाव है ये बहुत अच्छा चुनाव है और हर पार्टियां डर रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुत फूक फूक के कदम रख रहे हैं। आप देखिए खुद भी, आप तो मनीषा जी जर्नलिस्ट हैं, अब भी कितना फूक फूक के कदम पार्टियां रख रही हैं। मतलब एक प्रत्याशी को घोषित करने में कितने आंकड़े लगाए जा रहे हैं और उसको सोच समझ के तब उतारा जा रहा है। यानी सब इसमें लगे उधेड़ बुन में कि वो उतार दे तो फिर मैं अपना उतारूं, वो कैंडिडेट उतारे तो मैं अपना कैंडिडेट दूं। तो इसलिए कांग्रेस अभी कैंडिडेट उतार नहीं रही है। कांग्रेस सोच रही है कि तो कहीं यही तो रणनीति नहीं है? मनीष अग्रवाल जी, आपसे सवाल होगा कि कहीं यही तो बीजेपी की रणनीति नहीं है कि एक एक कर ऐसे उम्मीदवारों का आकलन किया जा रहा है और फिर उनको उतारा जा रहा है ताकि विपक्ष के पास समय ना बचे? जैसे कि अभी रजा जी ने भी जिक्र किया कि समय कम मिलेगा तो उतना प्रभावी तरीके से अपना प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे, जनता के बीच पहुंच नहीं पाएंगे।
मनीषा जी देखिए, रणनीति ये होती है कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी का चुनाव लड़ने का फैसला करा। वाराणसी से जिस समय भाजपा की 10 सीटें थी उत्तर प्रदेश में, और उसका रिजल्ट आया 70+ सीट। उसके बाद से वो रिजल्ट वैसे ही चल रहा है। तो ऐसे ही पार्टी विचारधारा को जोड़ती है और लोगों का चुनाव करती है। आप देखिए, कांग्रेस के पास रायबरेली अमेठी के लिए भी कैंडिडेट की तलाश करनी पड़ रही है। उनके शीर्ष नेता अपनी सीट छोड़ के जा रहे, वो वहां पे यहाँ पे खड़े होकर भाजपा को फेस करने को तैयार नहीं है। तो दूसरा कैंडिडेट कैसे फेस करेगा? विपक्ष में अखिलेश यादव जी अभी तक ये डिक्लेयर नहीं कर पाए हैं कि मैं किस सीट से लड़ूंगा। सब सेफ सीट ढूंढ रहे हैं। तो आपको राजनीति में फ्रंट पे आके लड़ना होगा, उन सीटों का चुनाव करना होगा जहां पे आपका जनाधार कम है, और वहां से अपने कैडर को मजबूत करना होगा। जैसे अभी आप देखिए, 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने अपनी रैली आजमगढ़ से करी। सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं कि आजमगढ़ सबसे वीक सीट है भाजपा के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने सारी परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए आजमगढ़ को क्यों चुना? कि जमीनी कैडर हमसे जुड़ेगा, लोग हमसे जुड़ेंगे, जीतना हारना बात की बात है, लेकिन हमारा वोट परसेंटेज जुड़े बढ़ेगा, हमारे कैडर में एक ये फीलिंग आएगी कि लोग हमें पूछ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो विपक्ष को इसी रणनीति पे ध्यान देना होगा। भाजपा की जिस दिन लिस्ट आएगी उसके बाद अगर आप कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करेंगे तो मुश्किल ये होगा कि आप उसे काउंटर कैसे करेंगे। आपको फिक्स लोग लेके चलना पड़ेंगे। सबको मालूम है माननीय प्रधानमंत्री जी कहां से लड़ेंगे, लेकिन वहां पे क्या 10 साल में कुछ ऐसी तैयारी विपक्ष कर पाया कि उनको एक अच्छी फाइट दे पाए? अभी आपने देखा होगा नए मंत्रिमंडल विस्तार में शर्मा जी को मंत्री पद मिला है, जो सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले विधायक थे। तो आपको ऐसे लोगों को आगे लाना पड़ेगा, उन सीटों को कंसोलिडेट करना पड़ेगा। आरएलडी के अंदर आने के इम्पैक्ट को एनालाइज करा जा रहा है, क्योंकि वो इम्पैक्ट राजस्थान में भी दिखेगा, हरियाणा में भी दिखेगा। तो सीटों का आकलन एक अलग चीज है। लेकिन मैं आपको अंत में एक बात और कहना चाहूंगा। आपने सुना होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी रैली में कहा था कि 370 सीटें जीतने के बाद के लिए इस बार भाजपा चुनाव लड़ेगी, लेकिन कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ेंगे, कमल का फूल चुनाव लड़ेगा, उनका चुनाव चिन्ह चुनाव लड़ेगा, जो पब्लिक तक पहुंचाना आसान है। जैसे अभी हमारे, लेकिन आप परिवारवाद का जिक्र कर रहे थे मनीष जी, परिवारवाद का, कि परिवारवाद की छवि बीजेपी मनाना नहीं चाहती है, लोगों के बीच में उस छवि से उबरना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस और तमाम जो विपक्षी दल है वो तो इसी छवि के लिए जाने भी जाते हैं कि परिवारवाद को लगातार, और परिवारवाद पर लगातार प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री खुद नजर आते हैं, और वो ये नहीं चाहते कि परिवारवाद वाला धब्बा उनकी पार्टी पर लगे। इससे इतर बरेली जैसी सीट, जो संतोष गंगवार वहां से लगातार 8 बार वहां के सांसद रहे हैं, वहां का क्षेत्र उनका क्षेत्र माना जाता है, और यहाँ पर जो कुर्मी समाज है उसमें अच्छी पकड़ उनकी मानी जाती है। ये कहा जा रहा है कि इस बार उनका भी टिकट वहां से कट सकता है। तो क्या ये परिवारवाद वाली छवि से उभरने के चक्कर में कहीं नुकसान तो नहीं झेलना पड़ेगा? क्योंकि लोग तो मन बनाए बैठे होंगे ना कि हाँ, हमारा कैंडिडेट है, हमारे सांसद जी हैं, हमारे लोग हैं, तो हम तो इन्हीं को, क्योंकि कई जगह पर क्या होता है ना सर कि हमारी व्यक्तिगत तौर पर जो लोगों की पसंद होती है हम उसको वोट जाकर कर देते हैं, या फिर उसकी पसंद के हिसाब से हम कैंडिडेट्स उतारते हैं। देखिए मनीषा जी, मैं इसमें एक इंग्लिश का कमेंट देना चाहूंगा। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। बदलाव आपको हमेशा करना पड़ेगा, डे टू डे लाइफ में, राजनीति में, हर चीज में। आज विपक्ष के फेलियर होने का कारण यही है कि वो समय पे बदलाव नहीं कर पाए, उनके चेहरे नहीं बदल रहे हैं, उनका वोट मांगने का तरीका नहीं बदल रहा है। तभी तो भाजपा आज जो है विकास पे वोट मांग रही है। आज उत्तर प्रदेश का एक नया नाम अभी सुबह महाराज जी ने एक मीटिंग में बोला है, अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश है यूपी। तो यूपी जब अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश है तो जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा, पब्लिक अगर भाजपा को विकास मान रही है तो वो कमल के फूल को वोट देगी। वो एक कैंडिडेट को 8 बार क्या 10 बार भी जिता सकती है, और पहली बार अगर कोई नया कैंडिडेट आएगा तो उसकी ऊर्जा में बदलाव होगा। लोग नए चेहरों को चाह रहे हैं आज राजनीति में, और बीजेपी तो अब जाने लगी है कि वो लगातार बदलाव करती है और नए चेहरों को मौका देती है, नई ऊर्जा को मौका देना चाहती है। बहुत शुक्रिया रजा जी, मनीष जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कहीं ना कहीं देखिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी रणनीति में बदलाव करती नजर आ रही है। यूपी का जिक्र करें तो यूपी में भी कई सीटों पर कई कैंडिडेट्स के बदले जाने की भी चर्चाएं हैं। कुछ मौजूदा सांसदों के टिकट भी कटने की जानकारी है, तो कुछ नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। लेकिन परिवारवाद पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रहार करते हैं, उससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये चुनाव के रिजल्ट के बाद पता चलेगा। लेकिन ये जो बदलाव की राजनीति है, क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा, या फिर ये एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस या फिर अन्य विपक्षी खेमों के लिए बनेगा? और